नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में बीजेपी सियासी फायदा लेने का भी कोई मौका नहीं चूकना चाहती, चूकना भी नहीं चाहिए। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने बाबा साहिब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर दलितों को लुभाने का ऐसा दांव चला है जो अगर फिट बैठ गया तो बीजेपी के लिए 2019 की राह बेहद आसान हो जाएगी। गुरुवार को यानी कल सांसदों से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था, भविष्य की नीति के तहत नए सिरे से दलितों के पास पहुंचे बीजेपी नेता। 8 से 14 अप्रैल, अगले महीने की 8 से 14 तारीख तक बाबा साहिब का जन्मदिन सभी सांसद धूमधाम से मनाएं। इसके साथ ही भीम ऐप का भी खूब प्रचार किया जाए, मतलब दलितों को लुभाने की हर कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के दलित प्रेम का असर क्या होगा, इसका आकलन करना अभी तो जल्दबाजी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री के दलित प्रेम ने दलित राजनीति करने वालों की नींद जरूर उड़ा दी है। इसलिए मेरे आज के सवाल, दलित जमा गरीब क्या बनकर मिलकर बनता है मिशन 2019, और क्या मायावती के वोट बैंक पर पूरा कब्जा कर लेगी बीजेपी? इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके प्रवक्ता पीएल पूनिया हैं। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान, और साथ ही साथ संघ विचारक राकेश सिन्हा पटना से जुड़ चुके हैं। संबित, ये जो दलितों को अब अपने फोल्ड में और भीमराव अंबेडकर को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश आप कर रहे हैं, ये आत्मसात कर रही है अंबेडकर की आइडियोलॉजी को? बीजेपी इत्तेफाक रखती है उनकी सोच से, या ये सीधे सीधे 2019 की तैयारियां हैं? ये राजनीति है कोरी? देखिए, अभी 2017 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 225 सीट मिली है अलायंस के साथ। तो स्वाभाविक रूप से राजनीति करना होता तो इससे पहले ही करते। जीत के 325 सीट अगर राजनीति करना होता तो इससे पहले करते। जीत के पश्चात जश्न होता है, राजनीति नहीं होती। और ये जश्न भी हम नहीं मना रहे हैं। हम जिन लोगों का अधिकार था, गरीबों का, वंचित का, शोषितों का, ये अधिकार उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट होता है वो जीत के पश्चात होता है। तो अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी थी, उनके विचार थे, उनकी विचारधारा थी, उसको आत्मसात कर रही है बीजेपी? देखिए, आत्मसात तो हमने पहले से किया हुआ था। मैं केवल रियलाइज करवा रहा हूं कि देखिए, जीत के पश्चात जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो आप जानिए कि अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट होता है, क्योंकि तब तक जीत मिल चुकी है। उसके बाद भी अगर हम कह रहे हैं हम दलितों के साथ और उनके हित के लिए काम करना चाहते हैं, और अंबेडकर की बात कर रहे हैं, अंबेडकर और भीम ऐप की बात कर रहे हैं, तो आप जानिए वो कितना इनग्रेन्ड हमारे अंदर है। वो थे जो कहते थे कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूं, मैं हिंदू मरूंगा नहीं। वो मरे भी नहीं हिंदू होकर, वो एक बुद्धिस्ट बन चुके थे उस टाइम तक। वो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मनुवादी संगठन है। मनु को वो कोट करते हुए कि मनु तो कहते हैं कि धड़ से ब्राह्मण बना, हाथों से क्षत्रिय बने, जांघों से वैश्य बने और पैरों से शूद्र बने। ये गोलवलकर कहते थे, हेडगेवार साहब कहते थे ये बात। तो क्या अंबेडकर गलत थे या संघ गलत है? नहीं, देखिए, अंबेडकर जी की आप किताब भी पढ़िए, उन्होंने संघ के विषय में अच्छा भी कहा है। उन्होंने कहा, अच्छा कहा है, उन्होंने कहा पर मनुवादी भी कहा ना। उन्होंने कहा कि जब मैं संघ को गया नहीं था, संघ के अंदर गया नहीं था, तब तक मुझे पता नहीं था संघ क्या है। मैं संघ के शाखाओं में एक बार गया, वहां मैंने देखा कि किस प्रकार वहां जाति का कोई भेदभाव ही नहीं है। और मैं इसी प्रकार के एक समाज का परिकल्पना करता हूं जहां जाति है ही नहीं। जो भी एक बार संघ की शाखा में जाएगा, संघ के कार्यक्रम में जाएगा, वहां वो मानेगा कि वहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। और अंबेडकर जी ने इसे स्वीकारा। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक मनुवादी संगठन है, आरएसएस की बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, उसके मैंने कहा ना, पहले उन्होंने ऐसा कहा था, बाद में जब मैं वहां गया तब मैंने देखा कि उस कैसा इगैलिटेरियन, वहां एक इक्वेलिटी के साथ वहां सब लोग रह रहे हैं। ये उसको बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया है। मगर बड़ा विषय यह है कि क्या अंबेडकर जी ने कहा था और अंबेडकर जी को क्या हम अप्रोप्रिएट कर रहे हैं? आप देखिए, इतने वर्षों तक अंबेडकर जी के नाम पर, मुस्लिमों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कुछ राजनेताओं ने की थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने की थी। आज कहीं ना कहीं वो ध्वस्त हो रहे हैं। और ये सवाल उठता है कि आखिर वो ध्वस्त क्यों हो रहे हैं? अगर मायावती जी ने वाकई दलितों के लिए कुछ अच्छा कर दिया होता, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए वाकई कुछ अच्छा कर दिया होता, तो आज उनको ये झुंझुना बजाने इलेक्शन से पहले। अंबेडकर आज क्यों अच्छे लगने लगे? सवाल तो मूल जड़ में
तो बात यह है ना कि आज अंबेडकर अच्छे लगने लगे। नहीं, आज अंबेडकर के बारे में अरुण शौरी ने वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स में क्या लिखा वो अभी मैं पढ़ूं। देखिए, आज तो आप अरुण शौरी जी की किताबों का, अरुण शौरी जी के स्टेटमेंट्स का लेके हमें घिरते हैं। हाँ। आज अरुण शौरी जी को हमारे फोल्ड में लाके बैठा के आप कह रहे हैं कि अरुण जी ने लिखा है। जब किताब लिखी उसके बाद मंत्री बने वाजपेयी सरकार में। उन्होंने किताब लिखी, अभिव्यक्ति की आजादी एक अलग विषय है जिसपे हम लोग डिबेटिंग करते रहे हैं। उनके उस विचारधारा से ना कभी पार्टी तो आज अंबेडकर को अप्रोप्रिएट कर लेंगे, अरुण शौरी से किनारा काट लेंगे। किनारा काटा ही हुआ है, उनके उस विचारधारा से हमने सदैव से ही किनारा काटा है। और आप बताइए, मैं तो बता रहा हूं, आज दलितों ने बीजेपी के किस बड़े नेता, आरएसएस के किस बड़े नेता ने नाइतफाकी जाहिर की थी उनकी किताब से? मैं आपको बता देता हूं एक बात, आज दलित हमारे साथ है या नहीं, छोड़ दीजिए डिबेट को। आप जनता से पूछ लीजिए, वो अपनी किताब में लिखते हैं 25 सीट्स यूं ही थोड़ी अर्जित किए हैं। अपनी किताब वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, अंबेडकर एंड द फैक्ट्स which have been erased 1997 में किताब आई, 98 में आपकी केंद्र में सरकार बनी थी, 96 में 13 दिन की थी। वो लिखते हैं, फार फ्रॉम ट्राइंग टू हाइड इज वर्किंग फॉर एंड विद द ब्रिटिश, those days Ambedkar used to recall these facts at every opportunity to convince the British of his loyalty and continuing यूजफुलनेस। देखिए, मैंने तो कहा हमारी पार्टी से नहीं, अंग्रेजों के पिछलग्गू थे। वो शौरी साहब से पूछिएगा आप। अच्छा, आज हमारे देखिए, आज हमारे साथ वो है नहीं। ये सरकार बिल्कुल दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, और आज प्रधानमंत्री गरीबों के प्रधानमंत्री है। ये 325 सीट यूं ही नहीं आ गया। और दलितों ने क्यों नकारा नहीं जा सकता। और दलितों ने हमें क्यों आशीर्वाद दिया, क्यों मायावती जी को नकार दिया? क्योंकि वो तंग आ चुके हैं कि आप हमारे नाम को लेकर तो राजनीति करते हो, हमारी सड़क क्यों नहीं बनाते हो, हमारी नाम को लेकर बहुत अहम पॉइंट उठा रहे हैं। पीएल पूनिया, दलितों का सिर्फ इस्तेमाल किया। अभी कांग्रेस से पूछ रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी से भी ये सवाल पूछूंगा। सवाल आपसे, आपने सिर्फ दलितों का इस्तेमाल किया, झुंझुना उनके सामने दिखाते रहे, बजाते रहे, उन्होंने आपको नकार दिया है। आप मुझे यह बताइए, अगर 8 से 14 अप्रैल के बीच 125वीं जयंती अंबेडकर की जोर शोर से मनाने का आह्वान करते हैं अपने सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस क्या कर रही है? आप भी तो धूमधाम से यह जयंती मनाने वाले थे, कहां गई वो तैयारियां? या छोड़ दिया आपने अंबेडकर को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दलितों के बारे में अच्छी बात कहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अच्छी बात कहे, तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? सबको अपना अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है, और राजनीति के एक दृष्टिकोण के रूप में वो, और आप भी राजनीति करते आए। लेकिन मैं सिर्फ ये देखिए, आज तक अगर दलित उत्थान के लिए कुछ हुआ है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी की नीतियों के द्वारा हुआ है। जब ये देखा गया कि गरीबी दूर नहीं हो रही है, 403 स्पेशल कंपोनेंट प्लान बता रहा हूं, मैं बताता हूं, ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान का कंसेप्ट 1980 में इंदिरा जी ने दिया, ताकि इनके लिए जितनी आबादी के हिसाब से बजट अलग से रखा जाए और इन्हीं के ऊपर खर्च हो, ताकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये सब पुअर है, पीछे हैं, वो उसमें सुधार जाए। किया। अब इस सरकार ने क्या किया? उस स्पेशल कंपोनेंट प्लान को खत्म कर दिया। मुझे सिर्फ 10 सेकंड रिजर्वेशन के रिवर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। इनके संघ की तरफ से, बड़े बड़े नेताओं की तरफ से ये आता है कि रिजर्वेशन की समीक्षा होनी चाहिए। बाबा साहब कहते थे सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी खत्म करने के लिए आरक्षण भी एक माध्यम है, उसके ऊपर ये हमला करते हैं। फिर रिजर्वेशन प्रमोशन में सर ये चुपचाप बैठे हुए जवाब दे दूं। आप रोहित वेमुला वाले केस में वो ये पूरी सरकार और इनकी पार्टी इस बात पे जुटी है, आपका नहीं चला, दलित नहीं थे, फेल हो गया है, इस तरह से हिमाकत कर रहे हैं। ये षड्यंत्र अब नहीं काम कर रहा। और ऊना, गुजरात में ऊना साहब, ये बार गुजरात जाके 44 से 7 आप ज्यादा गुजरात जाइएगा, खत्म हो जाएगा। मेहरबानी करके आप मेरी बात सुन लीजिए। गुजरात जाइए, मैं कंप्लीट कर लूँ। साहब सुन तो लीजिए, संजय ने मुझे रिवर्ट करने को बोला है, सुन लीजिए प्लीज। मरे हुए जानवरों को उठाने का काम करें तो वो पीटे जाएंगे। सुन लीजिए, अगर मरे हुए जानवरों को उठाने से मना करेंगे तो पीटे जाएंगे। क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी का आज तक मुझे ठीक है, सुन लीजिए प्रभु। दलित उत्पीड़न में भारतीय जनता पार्टी का कहीं समर्थन किया हो, हर जगह विरोध किया है, और उत्पीड़न करने वाले लोग साहब शांत हो जाइए, सुन लीजिए, तबीयत खराब मत करिए, दूसरों को सुनने की कृपया
करके लोगों के बीच ये में रैली जाएंगे, थोड़ी हो रही है। ये पूछेंगे कि भाई आपने हो किया गया, क्या हो है, सिर्फ ये कह देंगे, अच्छे भाषण कर प्लीज देंगे, रुकिए। उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूं। देखिए सब छोड़ दीजिए, मैं और पुनिया साहब तो हम लोग छोटे प्रवक्ता हैं, हम लोग क्या बताएंगे। आप खुद प्रभु के मुख से वाणी सुनिए। अर्थात हम अंबेडकर जी के बारे में बात कर रहे थे। अंबेडकर जी की वो 6 पेज की चिट्ठी निकालिए जो उन्होंने रेजिग्नेशन देते हुए लिखा था नेहरू जी को। नेहरू जी के लिए जो अंबेडकर ने कहा था, उन्होंने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री देश में आजादी के बाद बनेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। ये देश के थोड़े ही है, ये देश को खराब कर रहे हैं, आपने अच्छा विध्वंसित किया, कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर ये दिया। कोई चिट्ठी श्यामा नहीं है। प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे, सभी कोडिट भारतीय केस में ऐसे हिंदू लॉ बंगाल होने वाला करिए। था। सबसे ज्यादा बंगाल अगर करिए। मुखालफत अंबेडकर की वो आपके आइडियोलॉग देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उस विषय में हमें भटकने की आवश्यकता नहीं, नहीं भटकने है। की क्यों नहीं? मैं बता रहा हूं, मैं उसका भी उत्तर दूंगा। उन्होंने मैं- कैबिनेट छोड़ी श्यामा प्रसाद बिल्कुल मुखर्जी के नहीं। एतराज के चलते। मैं आज चैलेंज करके कहता हूं, वो 6 पेज का चिट्ठी अभी लाइए। उन्होंने 6 कारण दिए हैं कि नेहरू जी ने उन्हें क्यों बाध्य किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उन्होंने बड़ाई भी की है, और मैं अभी गूगल में कहता हूं, गूगल करिए वो फोटो जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अंबेडकर जी एक साथ रेजिग्नेशन के बाद बैठे हुए हैं। वो फोटो भी आपको दिखेगा। नेहरू जी के खिलाफ 6 पॉइंट उन्होंने लिखे। अच्छा। किस कारण से नेहरू जी ने उन्हें बाध्य किया है कैबिनेट छोड़ने के लिए। अरे बाबा साहेब अंबेडकर को तो हराने के लिए नेहरू, बाबा साहेब अंबेडकर को 1952 में हराने के लिए नेहरू जी जाके हरा के आए थे। आप बताइए, ये सच्चाई नहीं है क्या? कि बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए लोकसभा तक को ना पहुंच जाए, नेहरू हरा के आए थे। राज्यसभा में किसने भेजा? जनसंघ ने भेजा। जनसंघ ने बाबा साहेब को भेजा था। आप तो हरा के आए थे, नेहरू जी तो जब जाके हरा वो के आए थे। हिंदू महिलाओं को हिंदू पुरुषों के अरे सब बराबर कुछ का हक आप ही देने थे। पर आए, सब कुछ श्यामा आप ही प्रसाद थे। मुखर्जी को वो बुरे बिल्कुल नहीं, हकीकत है ये। देखिए, हमने उनको इतिहास की अपर हाउस में भेजा है बात करिए। साहब। हम जनसंघ ने उनको अपर हाउस में किसने भेजा है, आपने जबकि भेजा है? नेहरू जी जाकर उनको हरा के आए थे, चुनाव में हरा के आए थे। पूछ लीजिए। इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। अरे आप आपको मैं बहुत विद्वान मानता था। अरे बच्चा जानता है इस हकीकत को। मैं तो आप जानते होंगे, और जब मैं हकीकत रखूंगा आप चुप हो जाएंगे। संदीप जी, आप बताइए क्या ये हकीकत हम नहीं थोड़ा है कि बहुत ज्यादा पीछे चले गए। मैं वर्तमान में आता हूँ। अम्बेडकर जी को डॉक्टर हरा एम के एच आए खान, थे एक चुनाव मिनट। में। संबित और पीएल पूनिया साहब, डॉक्टर एम एच खान, विशुद्ध राजनीति हो रही है क्या दलितों का वोट बैंक लुभाने के लिए? जो आप करते आए, अब बीजेपी उसे पूरे आक्रामक अंदाज में खुलेआम कर रही है। देखिए चौधरी साहब, एक तो आवाज बहुत कम आ रही है हमको। अगर मेरी आवाज आप तक जा आ रही रही है हो, आवाज। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक तो इन लोगों ने ये कहा था कि बहन कुमारी मायावती जी को कि ये जातिगत राजनीति करती हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज कैसे भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर याद आ गए। आज इसी साल में आ गए जिस साल उन्होंने उनको 2019 का चुनाव लड़ना है, तो अब उनको ये समझ में आ गया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को करके हम बहन जी को कंट्रोल कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। मान्यवर काशीराम, बहन कुमारी मायावती जी हर साल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। हाँ। और ये तो इन लोगों का नाटक है। ये तो गरीब जो सबसे गरीब दलित समाज, और आप का दलित होता है, प्रेम उनके दिखाते घर थे, वो पहुंचते नाटक हैं नहीं था। और फोटो खिंचवाते, कहते फोटो वो खींचो सच्चाई मेरी, थी, वो और इसको हकीकत थी। पोस्ट कर दो। वो हकीकत थी। आपका दलित प्रेम, इनका दलित प्रेम नाटक। कौन सी क्या सच्चाई थी? दलितों का क्या उत्थान हुआ? इनका दलित एक दफा नहीं, 4 दफा दलितों के साथ मुख्यमंत्री बनी आज क्यों याद आया है इनको? आज इस साल क्यों याद आया है? आज हम अम्बेडकर जी का नाम भी नहीं ले सकते हैं, जैसे इन्होंने एकदम वहाँ पे रजिस्ट्री किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी खाली अम्बेडकर जी का नाम नहीं लेंगे। मैं बताता हूँ क्यों याद आया, डॉक्टर एम एच खान। मैं बताता हूँ, 11 मार्च को जो नतीजे आए उसमें साफ दिख गया कि सिर्फ जाटव ही नहीं, या जो गैर जाटव वोट बैंक बीजेपी सेंधमारी करने की कोशिश कर रही थी, गैर जाटव ही नहीं, जाटव वोट बैंक ने भी बीजेपी को बढ़ चढ़ कर वोट दी। तो अब खुलेआम वो जा रहे हैं उनके सामने कि हम आपके लिए काम करने को तैयार हैं। आपका किला जो ढह गया, जो 18 सीटों पर आ गए, अब उसे पूरे नेस्तनाबूद करने के मूड में है बीजेपी। सीधी राजनीति नहीं। देखिए, हम 18 सीटों पर आ जाएं, चाहे 5 सीटों पर आ जाएं, लेकिन हम दलित सब समाज को लेकर चलने वाली दलित समाज ने आपको छोड़ दिया ना, आप ना छोड़े उन्हें, उन्होंने आपको छोड़ दिया। रहे और आज दलितों की चिंता आ गई। आज दलितों की चिंता हो गई इनको। नहीं, पर दलितों ने छोड़ा ना आपका साथ। आवाज ठीक से आपकी आ रही है, मेरी जा रही, तो सुनिए मेरी बात जी।
बिल्कुल नहीं छोड़ा साथ हमारा। कहां से साथ छोड़ दिया हमारा? हमको 23 से 24% वोट मिला है। कहां से दलितों साथ छोड़ दिया हमने? कहां से दलितों साथ छोड़ दिया हमको? अब ये सीटें कम आना कोई दलित का साथ छोड़ना नहीं माना जाता है। अच्छा। दलितों ने साथ नहीं छोड़ा है। और तो कमाल का साथ समाज ने साथ कि वोट हमको देंगे और साथ आपके हैं। राजनीति हुई ये कैसा है। साथ है? जो जनता को बकाया गया कि 15-15 लाख रुपए मिलेंगे आपको, आप वो सोचते नहीं हैं कि मिला। दलित बहक अब गया। बताया गया कि अब जो है सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी, दलितों के बड़ा वसीला भारी बनते धन हैं तुम्हारे और खाते में बोलते हैं जाएगा। दलित बहक गया। तो और लोगों ने वोट किया, ईवीएम का भी कमाल इसमें था, सारी चीजें आ गई। अब इनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर याद आने लगे। तो भाई अगर याद करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, याद करें। हम किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं। पर मैं एक बड़ा सवाल भी यहाँ पर देखता हूँ, आइडियोलॉजिकल सवाल है, विचारधारा का सवाल है। डॉक्टर अहमद खान, एक मिनट रुकिए। राजनीति के लिए अगर बाबा साहब को याद करेंगे तो ये कुछ दिन में पता चल जाएगा। जी राकेश सिन्हा, मुझे ये बताइए, मैंने पहला सवाल संबित पात्रा से जवाब देना होगा। जी जी जी, आप बोलिए, फिर मैं राकेश सिन्हा की बात जा रहा हूँ। पीएल पुनिया साहब जी, इनको ये भी बताना होगा कि बाबा साहब जिन मूल्यों पर काम करते थे, उन्होंने आदेश दिया, उनको कितना ये मानते हैं? उस समाज के लिए इन्होंने क्या किया? रिजर्वेशन प्रमोशन को ये जिक्र करने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। मैं आ रहा हूँ अभी उसी सवाल पर। दलित से कहते हैं कि दलित नहीं मानते हम, खत्म करने जा रहे हैं। किस तरीके से कौन बोल रहे थे खत्म कर रहे हैं भैया? आप फैला रहे थे जनता ने। ये तो सरसंघ चालक ने भी बात कही। ये संघ के अलग अलग प्रवक्ताओं ने, बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं कही। और उसके बाद सबका स्टेटमेंट भी आया कि गलत वोट किया जा रहा है। तो अब उसका नतीजा भी जनता ने दे दिया है। उसके बाद भी लड़ रहे हैं, बताइए हमें। और अंबेडकर जी का नाम ले लिया तो इतना मुश्किल है। आप जब सोचिए, इन्होंने क्या अप्रोप्रिएट कर रखा था? अंबेडकर जी का नाम केवल यही लेंगे? हम अंबेडकर जी का नाम लेंगे तो मुश्किल होगा। कमाल की राजनीति देखिए कैसे हो रहे हैं। देखिए पुनिया जी गुस्से से लाल पीले हो गए। हमने अंबेडकर जी, चिंता मत करिए पुनिया जी, चिंता मत करिए। अभी तो अंबेडकर जी का नाम लिया है, आपको इतनी मुश्किल हो रही है। दलितों का उत्थान भी करेंगे तो हमें क्या होगा? थोड़ा सा 1 मिनट, एक विचारधारा के लेवल पर अहमद खान साहब, 1 मिनट ये कोई है बाबा साहब, ये विचारधाराओं का मेल हो पाएगा या नहीं? राकेश सिन्हा, 1 मिनट अहमद खान साहब। राकेश सिन्हा, ये विचारधाराओं का मेल हो पाएगा या नहीं? मैंने यही सवाल, सबसे पहला सवाल, 1 मिनट रुकिए अहमद खान। अहमद खान, ऐसे काम नहीं होता है कि आप बोलते रहेंगे। मैं सवाल पूछ रहा हूं राकेश सिन्हा से। राकेश सिन्हा, पहला ही सवाल मैंने पूछा था संबित पात्रा से कि क्या अंबेडकर की विचारधारा को आत्मसात कर लिया है बीजेपी ने? सवाल इसलिए, वो हिंदू धर्म विरोधी भी थे, वो मनुस्मृति के घोर विरोधी थे। तो क्या बीजेपी की ये आउटरीच आरएसएस का आशीर्वाद है इसे? अंबेडकर को जिस तरह से वो अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। देखिए संदीप जी, मैंने शांतिपूर्वक सब लोगों को सुना। मेरी बात थोड़ी सुन लें। एक तथ्यात्मक सुधार मैं करूंगा। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि अरुण शौरी जी ने जब एक वर्शिपिंग फॉल्स गॉड लिखा तो संघ ने क्या किया था। दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद संघ के सबसे बड़े सिद्धांतकार जो आप जानते हैं, जो रहे हैं, श्री दत्तोपंत ठेंगरी रहे। दत्तोपंत ठेंगरी जी ने मराठी में, बाद में वो हिंदी में प्रकाशित हुआ, अन्य भाषाओं में अनुवादित हुआ, सामाजिक क्रांति की यात्रा एक पुस्तक लिखी, अम्बेडकर जी की बायोग्राफी लिखी, जिसमें साफ तौर पर अरुण शौरी की बातों की आलोचना करते हुए उन्हें डिसऑन किया। अरुण शौरी जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सीताराम गोयल का नाम आप जानते होंगे? मैं आपको बता दूं, मैं सीताराम गोयल का नाम जानते होंगे? राकेश सिन्हा, आप मेरी बात आपके विचारक हैं, हिंदू राइट के विचारक हैं, संघ से जुड़े हैं, उनके इनपुट्स पर यह किताब लिखी गई। सीताराम गोयल के इनपुट्स पर यह किताब लिखी गई। मैं संघ की बात कर रहा हूं। मैं सीताराम गोयल जी का प्रवक्ता नहीं हूं। सीताराम गोयल जी जैसे हिंदू विचारधारा के बहुत से चिंतक रहे, अपनी अपनी बात रखते रहे। मैं उनसे अपनी असहमति जाहिर करता हूं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अंबेडकर जी ने कभी भी लिखित रूप से या मौखिक रूप से संघ की आलोचना नहीं की। यदि कोई व्यक्ति उनका लिखित या मौखिक एक शब्द दिखा देता है कि संघ को उन्होंने मनुवादी संगठन कहा, तो मैं माफी मांगूंगा, मैं भूल सुधार करूंगा। अंबेडकर जी 1938 में संघ के पूना के संघ शिक्षा वर्ग में गए। और आप दूसरी बात बता दूं, दलितों के मन में जो संघ के प्रति एक धारणा थी, वो धारणा कैसे बदली? मोहन भागवत जी सरसंघ चालक जब बने तो नागपुर की दीक्षा भूमि में उनको बुलाया गया, उनका स्वागत हुआ। एक समय ऐसा था जब अंबेडकर जी पर माला पहनाने के बाद उसको धोया जाता था, विरोध होता था।
ये दलितों के बीच जो परिवर्तन आ रहा है वो परिवर्तन से अच्छा, मैं चार चीजें आपसे पूछता हूँ राकेश सिन्हा, चार चीजें मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने मनुस्मृति के पहले एक मिनट अब सुनिए नहीं, मनुस्मृति के पहले अध्याय का जिक्र किया कि धड़ से ब्राह्मण आया, हाथों से क्षत्रिय आया, जांघों से वैश्य आए, पैरों से शूद्र आए। गोलवलकर साहब ये बात कहते थे ना, गोलवलकर साहब कहते थे ना कि मनु हमारे युग का सबसे महान और सबसे समझदार कानून निर्माता है। कहते थे कि नहीं कहते थे? पहली बात। मैं तीन चीजें लगातार आपसे पूछ रहा हूं। अरे दूसरी बात एक मिनट सुनिए, आप सुन लीजिए। दूसरी बात, बी.आर. अम्बेडकर कहते थे और वो अंग्रेजी में लिखते थे, नो वन कैन डाउट दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन हिंदूज बोथ ब्राह्मण्स एंड नॉन ब्राह्मण्स एट नॉट ओनली फ्लैश बट ऑल्सो बीफ। कि सिर्फ मांस नहीं खाते थे, गौ मांस खाते थे। दो आई वॉज बॉर्न अ हिंदू, ये सवाल मैंने पूछा है, आई सोलमली अश्योर यू दैट आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू। हिंदू मैं पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। आई विल नॉट बिलीव इन ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, नीदर वुड आई वर्शिप देम। मैं ना तो ब्रह्मा ना विष्णु ना महेश की पूजा करूंगा और इनको मानता हूं ना इनकी पूजा करूंगा। ये कबूल है आरएसएस को? मेरा सवाल सीधा, ये अंबेडकर की आइडियोलॉजी है? मैं मिसकोट कर रहा हूं तो प्लीज करेक्ट मी। अब मैं आपको जवाब, हाँ नहीं, मैं आप एकदम मिसकोट नहीं करें, मेरा आप जवाब सुन लीजिए। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर में 1928 के बाद से परिवर्तन हुआ, जब मंदिर प्रवेश आंदोलन के बाद प्रतिक्रियावादी सामंती हिंदुओं ने उनका विरोध किया। संघ उन प्रतिक्रियावादी सामंती हिंदुओं से तब भी लड़ रहा था, तब भी संघ की शाखाओं में अनटचेबिलिटी का कोई स्थान नहीं था। महार और ब्राह्मण एक साथ थे। जो संबित पात्रा ने ठीक कहा कि अंबेडकर जी ने इसकी प्रशंसा की 1938 के संघ शिक्षा वर्ग में। दूसरी बात सुन लीजिए, देखिए, जहां तक मनु का सवाल है, वो बड़े लॉ मेकर थे। फिलीपींस के पार्लियामेंट में उनका एक स्टेच्यू लगा हुआ है। उसको दत्ता बताते थे। हर बात को हम स्वीकार करें, मनुस्मृति उनकी बात को कबूल करने को तैयार नहीं थे बी.आर. अम्बेडकर। कांग्रेस चलता है, और कांग्रेस को बता दूं, एक बात सुन लीजिए, सिर्फ एक बात। देखिए, कांग्रेस के बारे में अंबेडकर जी ने पुस्तक लिखी, गांधी और कांग्रेस ने क्या किया उसको पुनिया साहब पढ़ ले। नहीं, जो किताबें लिखी है तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात भी करूंगा मैं, रिडल्स इन हिंदुइज्म की भी बात करूंगा। हिंदू धर्म का लगातार 1956 में 1956 में जब मिलिंद कुंबले जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कॉमर्स बनाया, तो उससे 1.5 महीने पहले हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, और तब ये सब बातें कही थी। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाए थे, कई बार जलाए थे। उन्होंने मनुस्मृति की जिसकी आप पूजा करते हैं, देखिए आपके संघ उसी पे पूरी नीति उस पर आधारित है। सर सुनिए, मनुस्मृति को जलाते थे, सार्वजनिक रूप से जलाते थे, उसकी पूजा करते हैं, आधार पर संविधान चाहते थे। 1 मिनट राकेश सिन्हा, पीएल पुनिया, 20 सेकंड में बात कीजिए, मुझे एक अहम सवाल और उठाना है। राकेश सिन्हा, अभी आपसे आना है, मेरे को आपके पास आना है, रुकिए। देखिए, हम अंबेडकर जी को कुछ सेंटेंसेस कोट करके छोटा कर रहे हैं। अगर उनका मानना था, कुछ लिखा भी, आपने कोट भी किया कि ब्राह्मण भी गौ मीट खाते थे, बीफ खाते थे, तो हो सकता है इससे मैं असहमत हूं। मगर अंबेडकर को इसके बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए, बड़ा परिप्रेक्ष्य था, वो जात के खिलाफ थे। देखिए, मैं आप, और यहाँ तो जातपात ही हावी है। 20 सेकंड मुझे बोल लेने दीजिए। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये अंबेडकर जी का एक बहुत बड़ा और मैं कहूंगा ऐतिहासिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन पॉलिटिक्स है। आज चाहे मायावती जी की पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ते तो हैं, मगर ये केवल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कास्ट कर रहे हैं। ये बातें केवल कास्ट के आधार पर करेंगे, और किताब आइडियोलॉजी होगी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के, ऐसे तो नहीं चलेगा। इसीलिए आज इनका डाउनफॉल हुआ है। दूसरी, सर पुनिया साहब थोड़ा सुन लीजिए, इस्लाम के बारे में क्या लिखा है अंबेडकर साहब ने, वो भी पढ़िए। इस्लाम को बहुत क्रिटिसाइज किया है। उसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस भी बोलेगी कि इस्लाम के खिलाफ जो अंबेडकर साहब ने लिखा है, हिंदुइज्म की नहीं। देखिए, उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा आई विल नॉट डाई इन हिंदुइज्म, बट लास्ट में आप मानेंगे उन्होंने कहा कि जो हिंदू यहाँ ये जो राष्ट्र है, भारत का भूमि है, उसमें से जिस धर्म ने जन्म लिया है उसको एक्सेप्ट करूंगा, मगर इस्लाम हिंदू अपने आप को मानने को तैयार नहीं थे। राकेश सिन्हा, मगर इस्लाम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राकेश सिन्हा, वो खुद को हिंदू मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि जो धर्म जात की बिना पर खड़ा किया गया हो उसमें मेरी कोई जगह नहीं है। आज जब आप अंबेडकर की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और आरएसएस खासकर 2014 से बड़ी किताबें लिखने लगा है,
अंबेडकर के बारे में उनकी तारीफ करते हुए, तो मुझे यह बता दीजिए, जो अंबेडकर का सपना था कि कास्ट आड़े आनी ही नहीं चाहिए, सरसंचालक दलित कब बनेंगे? कोई दलित सरसंचालक कब बनेगा? 7 हैं सरसंचालक जो आज तक हुए हैं, 1 ठाकुर, बाकी सब ब्राह्मण। अरे आपको मालूम ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं है, हम सब दलित ही हैं। जब तक दलित मुख्य धारा का हिस्सा नहीं होगा, हम अपने आप को दलित समझते हैं। संघ का हर सरसंघ चालक दलित। सुन लीजिए, ये आपका मापदंड है दलित कौन है, ब्राह्मण कौन है। अच्छा। जो समाज सेवा के लिए त्याग करते हैं, उनकी न जाति होती है न वर्ग। बताइए ना, आरएसएस में कितने वरिष्ठ स्थानों पर दलित हैं? ये कितने वरिष्ठ स्थानों पर दलित हैं, बताइए तो मुझे। हम तो सब दलित ही हैं, करना हम पड़ा। सब दलित हैं। बहुत जब तक दलित समाज में धारा नहीं आता, हम दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाते हैं। हम तो दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाते हैं। अपने आप में सुधार करें, अपने परिवर्तन करें। और संघ कतई नहीं आरएसएस शुरू से जातिवाद को समाप्त करने के लिए लड़ रहा है, जिसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पुनिया अहमद साहब, खान, पुनिया साहब, मैं आप पलट कर जाति ये को कहूं, आप स्थापित कर रहे हैं, दलितों जाति की को तोड़ रहे हैं। नुमाइंदगी हम करने का हिंदू दम आइडेंटिटी भरते हैं। आपने हम एक दलितों में हिंदू भी आइडेंटिटी की बात समान करते हैं, बना हिंदू दिए, पहचान कुछ की दलित बात करते समान हैं। हो गए, कुछ ज्यादा एम्पावर्ड हो गए, बाकियों के बारे में आपने सोचा भी नहीं। और यही वजह है बहुजन समाज पार्टी के डाउनफॉल की। अहमद खान, के ऊपर आधारित वही व्यवस्था चाहते हैं, वो उस जात प्रथा को छोड़। नहीं, देखिए, ये बातें नहीं है। दलित समाज को उत्थान के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत काम किया है। और देखिए, अभी संबित पात्रा जी ये कह रहे थे कि अंबेडकर साहब ने मुस्लिम समाज को पाकिस्तान पर लीजिए, जब हिंदू धर्मों का अम्बेडकर साहब का जो किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें अम्बेडकर साहब ने कहा कि हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ कोएग्जिस्ट कर ही नहीं बिल्कुल नहीं। इसलिए एक कॉन्टेक्स्ट में देखना उचित नहीं होगा, उनको एक व्यापकता में देखने की आवश्यकता है। वो व्यापकता है जाति प्रथा से ऊपर विकास की राजनीति। और हाँ, जो भी दलित गलत है और बाबा साहब की याद आ जा रही है, अभी तक का पात्र है, अभी तक कहा कहना चाहिए। और दलित हमारे भाइयों जैसे आरएसएस में भी कुछ स्थानों पर दलितों की मौजूदगी होनी चाहिए। देखिए, आरएसएस में मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप संघ में जाइए, आप जान नहीं पाएंगे कौन ब्राह्मण है और कौन दलित है, क्योंकि नाम में टाइटल जोड़ के बुलाया ही नहीं जाता है। वहाँ एक साथ दलित ब्राह्मण एक ही साथ रहते हैं, भोजन एक ही साथ करते हैं, और कोई नहीं जान पाता है कौन किस वर्ण का है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संबित पात्रा, पीएल पूनिया, अहमद खान, राकेश सिन्हा, आज अच्छी दिलचस्प चर्चा हुई। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। अब चलते हैं सैयद सोहेल के पास, जो बताएंगे कैसे शुरू होगी गुरु की डबल इनिंग।